हेलो स्टूडेंट, आई एम राकेश सिंह, योर मैथ टीचर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 सेट्स। सबसे पहले हम जानेंगे सेट्स के बारे में। सेट्स होता क्या है? तो बच्चे देखो, सेट्स जैसे हमारी एवरीडे लाइफ में हम अलग अलग टाइप के कॉम्बिनेशन देखते हैं। कहीं बुक्स का कॉम्बिनेशन होता है, जैसे मान लीजिए कि आप ये ग्रोसरी स्टोर में आप जाते हो तो ग्रोसरी स्टोर में अगर मान लो कि उसी समय बहुत सारा सामान आया हुआ है और उससे आपने किसी सामान के लिए डिमांड कर दिया, तो वो सामान आया हो और वो अभी पूरी पैकिंग में ही हो तो उसे वहाँ से पिक करके आपको देना काफ़ी मुश्किल काम है। इसलिए वो अलग अलग चीज़ों का अलग अलग सेट बना के रखते हैं। उनको पता है कि कौन सी चीज़ें कहाँ मिलने वाली हैं उनकी शॉप के अंदर, तो वो अलग अलग चीज़ों को एक सेपरेट जगह पे रख देते हैं जिससे कि हमें आसानी होती है ढूंढने में। तो हम सबसे पहले जानेंगे सेट इसी टाइप का कुछ होता है। आइए देखते हैं सेट्स। तो सेट्स क्या होता है? ये एक वेल डिफाइंड होता है। आप इसको लिख सकते हैं कि अ सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट क्या होता है बच्चे? वेल डिफाइंड कलेक्शन। कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन वो क्या होना चाहिए? वेल डिफाइंड हो, जो सबके लिए एक जैसा हो। मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, जैसे मैंने आपसे पूछा कि ऑड नेचुरल नंबर, तो जो भी बच्चे इसको जानते हैं कि ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है वो इजीली बता सकते हैं कि 1, 3, 5, 7, 9 एटसेट्रा। अब ये क्या है? वेल डिफाइंड है। वो हर एक बच्चा वही जवाब देगा जो आप जानते हैं। तो ये इसको कहते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब अगर हम बात करते हैं कि ऐसे इनके एग्जाम्पल के बारे में, तो देखिए आपके इंट्रोडक्शन, देखिए जो भी हमारे बुक के इंट्रोडक्शन पार्ट दिए जाते हैं उनको पढ़ना ज़्यादा जरूरी होता है। अगर आप उन्हें पढ़ते हैं तो आसानी से बता सकते हैं। तो अभी सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होते क्या हैं और उन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट में हमारे सेट कौन से होते हैं। तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट तो आपका कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे ऑब्जेक्ट को आपने ले लिए, एक जगह कलेक्ट कर दिया, वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन वो वेल डिफाइंड है या नहीं है, इसके बारे में आप जब पता करेंगे तो अगर वो वेल डिफाइंड है तो उसको आप सेट कहेंगे, वेल डिफाइंड नहीं है तो सेट नहीं कहेंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जो होते हैं। आपकी बुकों में दिया है कि ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। एग्जाम्पल, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो ये भी जो है आपका एक वेल डिफाइंड है, ऑड नेचुरल नंबर है और जो 10 से कम है। तो आप जानते हैं तो इनको आप बता सकते हैं, इसलिए ये किसका एग्जाम्पल होगा? सेट का एग्जाम्पल होगा। और भी एग्जाम्पल देखते हैं। लिखा द रिवर्स ऑफ इंडिया। अब देखो यहां पे कोई ऐसी चीज नहीं पूछी गई है। यहां रिवर्स ऑफ इंडिया की अगर हम बात कर रहे हैं तो सबके लिए फिक्स है भाई, इंडिया के अंदर पार्टिकुलर ही रिवर्स होंगी ना। अब ये तो नहीं है कि आज एक बढ़ जाएगी एक कम हो जाएगी। तो ये रिवर्स ऑफ इंडिया। यहां से बात करें द वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, द वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ये भी फिक्स है, वॉवेल्स। तो ये ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल जो है आपकी बुक में दिया है, आप उसे देख सकते हैं। तो सेट के बारे में हमने ये जाना कि सेट जो होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। ठीक है, जब हमारा कलेक्शन वेल डिफाइंड होगा तो उसे हम सेट कहेंगे। अब देखो मैथमेटिक्स में कुछ ऐसे पार्टिकुलर सेट होते हैं जो पहले से बच्चे आपके पास होते हैं और उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। ठीक है, उनको हम किसी पार्टिकुलर अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि आपको दिया गया है जो इसमें जो पार्टिकुलर जो मैथमेटिकल दिए गए हैं सेट्स, उनके बारे में जानते हैं कि होते कौन कौन से हैं। तो अब अगर हम बात करते हैं तो देखो यन को आप ऑब्वियसली आप जानते हैं कि यन क्या होता है? द सेट ऑफ
ऑल नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के सेट को हम क्या कहते हैं बच्चे? n से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सेट को रिप्रेजेंट करने का नोटेशन है। वैसे ही आपको दिया है z को क्या कहते हैं? द सेट ऑफ ऑल इंटीजर। ये किसका? z कहीं अगर जैसे अभी आप आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे इनके यूजेज आते हैं। कहीं मैंने लिख दिया z तो आप किससे पिक करेंगे? तो आप पिक करेंगे इंटीजर में से। मैंने लिख दिया कि n तो ये हो जाएगा नेचुरल नंबर में से मुझे सेलेक्ट करना होगा, तो इनको जानना जरूरी है। तो n हो गया, z हो गया, आपके पास q, तो q किसको रिप्रेजेंट करता है? तो ऑल रेशनल नंबर। q किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चे? ऑल रेशनल नंबर। आगे आपके पास है r, तो r रिप्रेजेंट करता है रियल नंबर को। r रिप्रेजेंट करता है रियल नंबर को। z यहां पे प्लस लिखा है तो ऑल, अब ये z है तो इसी z में दो पार्ट हो गया। कौन कौन सा? तो z प्लस z माइनस, तो ये हो जाएगा सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। ये हो जाएगा पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है निगेटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारे पास z भी हो गया प्लस। यहां से q के बारे में बात करें तो q हम पढ़ ही चुके हैं, ऑल रेशनल नंबर। तो q प्लस अगर हम बात करेंगे तो q प्लस जो है वो रिप्रेजेंट करेगा इसमें ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो इसी तरीके से माइनस को आप समझ सकते हैं कि माइनस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो r प्लस है वो आपको पता है सेट, ये r है तो रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, तो r प्लस किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो ऑल रियल ये नंबर होंगे लेकिन पॉजिटिव होंगे, तो पॉजिटिव रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आपके पास क्या है? ये मैथमेटिक्स में कुछ पार्टिकुलर नोटेशन है जो पहले से आपके पास है, और यहां इनको लिखा जाता है। जब हम सेंटेंस यूज करेंगे तो इनके यूजेज आएंगे। तो ये हमने सबसे पहले क्या सीखा है? सेट सीखा। सेट के बाद उनके कुछ एग्जाम्पल देखे। कुछ मैथमेटिक्स में पार्टिकुलर सेट फिक्स होते हैं जिनको आपको बता दिया गया। अब सेट के बाद जो है हम जानेंगे कि स्पेशली जो सेट होता है इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो सेट जो होता है यूजुअली रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल लेटर से। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम आपको ओरली ही बताते हैं। अब हम बात करेंगे सेट को हम रिप्रेजेंट करने के तरीके। तो हम अगर किसी भी सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको रिप्रेजेंट हम करते हैं कैपिटल लेटर से। जैसे कोई सेट ए है तो हम क्या करेंगे? उसको लिखेंगे ए कैपिटल लेटर से। भाई कोई भी अल्फाबेट यूज हो सकता है, तो जो सेट होता है वो रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल लेटर से। अब यहां पे और इनके जो एलिमेंट होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर से। जैसे ये एक सेट ए है, और सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? किसी भी सेट को कैपिटल लेटर से लिखते हैं। मैंने लिख दिया ए। अब इसके जो एलिमेंट होते हैं इनको लिखते हैं हम स्मॉल लेटर से। तो यहां पे मान लीजिए मैंने लिख दिया 1 2 3, और स्मॉल लेटर की भी बात कर रहा हूं तो ये आपके पास है, ये एलिमेंट है। अब यहां पे अगर हम बात करें तो इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है? मैंने एक सेट ए लिया, उसके एलिमेंट को स्मॉल लेटर से लिख दिया। अब यहां पे कुछ चीजें नहीं आती हैं। जैसे अब मुझे रिप्रेजेंट करना हो कि 1 इज एलिमेंट ऑफ ए। 1 जो है वो एलिमेंट है ए का, तो मुझे लिखना होगा 1 इज एलिमेंट ऑफ ए। अब ये क्या है बच्चे? तो ये होता है, इसको हम पढ़ते हैं बच्चे बिलोंग्स भी पढ़ते हैं, और अभी जो मैंने पढ़ा, ठीक है, ये हो गया 1 बिलोंग्स ए, या 1 इज एलिमेंट ऑफ ए, ये भी हम पढ़ सकते हैं। अब ये क्या है? तो ये बच्चे क्या होता है? एक ग्रीक वर्ड है एप्साइलन, ठीक है, उससे ये लिया गया है। कहां से लिया गया है? ग्रीक वर्ड है जिसको हम क्या बोलते हैं? एप्साइलन बोलते हैं, और इससे लिया गया है, ठीक है। तो अब हमने आपको ये भी बता दिया कि सेट जो होता है उसको अगर मुझे रिप्रेजेंट करना हो, कोई भी सेट मुझे दिया जाए तो मैं उसे सबसे पहले कैसे रिप्रेजेंट करने वाला हूं? तो किसी कैपिटल लेटर का यूज करूंगा,
उनके जो एलिमेंट लिखने होंगे स्मॉल लेटर का यूज करूंगा, रिप्रेजेंट करना उनके एलिमेंट को कि वो उनसे बिलोंग करते हैं या नहीं, तो यहां लिखूंगा कि 1 इज एलिमेंट ऑफ ए या 1 बिलोंग्स ए। अगर मैंने पूछा 9 बिलोंग्स ए आर नॉट, तो 9 जो है इसमें आप देख रहे हैं कि नहीं है, तो इसको आप कैंसिल कर देंगे, तो 9 इज नॉट बिलोंग्स टू ए या 9 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए। तो ये आपको क्या बताया गया है, सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका आपको मैंने बता दिया है। अब अगर हम बात करते हैं तो अब ये सेट को तो हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद देखो सेट के जो फॉर्म होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है बच्चे सेट बिल्टर फॉर्म और दूसरा होता है बच्चे रोस्टर फॉर्म। तो अब सेट बिल्टर फॉर्म क्या होता है, तो सेट बिल्टर और रोस्टर फॉर्म दो टाइप के होते हैं, एक होता है सेट बिल्टर और दूसरा होता है बच्चे रोस्टर। अब ये जो है हमको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, किसको रिप्रेजेंट का बच्चे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सेट बिल्टर फॉर्म दिया है और रोस्टर, या रोस्टर को बच्चे आप टेबुलर फॉर्म भी कह सकते हैं। अब यहां से देखो इनको हमें लिखना होता है, जैसे ये क्या है, ये सेट बिल्टर और रोस्टर दो ऐसे फॉर्म होते हैं जिसमें हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। सेट को रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या हुआ, जब हम सेट लिखते हैं तो इन्हीं दो तरीकों से लिखा जा सकता है, या तो वो सेट बिल्टर फॉर्म में होगा या तो आपका रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में होगा। तो यहां अगर हम बात करते हैं तो देखो ये क्या आपको दिया हुआ है, सेट बिल्टर फॉर्म पहले मैंने आपको लिखा है, तो सेट बिल्टर में जो है वो आपका एक स्टेटमेंट होगा। जैसे मैंने आपको लिख दिया, देखो ये भी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एक सेट है जिसका नाम है ए, तो मैंने लिख दिया ए, और यहां जो मैं लिखूंगा वो क्या होगा, इसको मैंने लिख दिया यक्स सच दैट यक्स, ये यक्स सच दैट यक्स इज इक्वल टू 3n, ये लिख दिया। और ये n जो है वो बिलोंग्स कर रहा है बच्चे, n इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल n, और ये आ गया, मैं इसकी कंडीशन लिखूं या ना लिखूं छोड़ दीजिए। तो ये हमारा जो है वो सेट बिल्टर फॉर्म है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं रोस्टर फॉर्म में, तो यहां से आप देख सकते हैं आपके एक्सरसाइज में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं जिसको आप देख सकते हैं। अब यहां से रोस्टर फॉर्म की बात कर लें, तो रोस्टर फॉर्म जो होगा वो मैंने आपको इसी चीज को लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, 3, 6, 9, 12 और एंड सो ऑन कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं, ये एक सेट है। तो देखो इनके फॉर्म को देखने के लिए आप देख रहे हैं ये दो तरीके रिप्रेजेंट किए गए और ये दोनों सेम ही चीज है। मैंने लिखा है सेट बिल्टर फॉर्म, इसमें हम इसको एक स्टेटमेंट टाइप में लिखते हैं, यक्स सच दैट यक्स 3n और n बिलोंग्स टू कैपिटल n, और ये कैपिटल n आपको मैंने पहले ही बताया है कि कैपिटल n क्या होता है, तो कैपिटल n क्या होता है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। तो मैं कहां से शुरू करूंगा, 1 से शुरू करूंगा। तो इसे बच्चे इस सेट बिल्टर फॉर्म को मुझे अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना हो तो यही नंबर आएगा, n की वैल्यू मैं 1 रखूंगा तो 3, n की वैल्यू 2 रखूंगा तो 6, n की वैल्यू 3 रखूंगा, 3 3 जा 9, n की वैल्यू 4 रखूंगा तो 12। तो ये जो है आपका दो अलग अलग टाइप के नोटेशन होते हैं जिसमें आप सेट्स को रिप्रेजेंट करते हो। सेट ऐसे भी लिख के आएगा और सेट ऐसे भी लिख के आएगा। जब ऐसे लिख के आएगा तो आप इजीली समझ सकते हैं, और जब ऐसे लिख के आएगा तो आपको एक बार पता करना, उसको मतलब रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना ही होगा, तो आप इसे समझ सकते हैं। तो आज अभी हमने क्या क्या सीख लिया, सेट की डिफिनीशन हमने सीखा, उनके कुछ एग्जाम्पल सीखा। मैथमेटिक्स में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो पहले से फिक्स होती हैं, उनको जैसे n कैपिटल n जो है वो नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, उनको सीखा। उसके बाद हमने ये सीखा कि जो हमारे सेट होते हैं उनको रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं। तो हम जब भी किसी भी पार्टिकुलर सेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, उनके एलिमेंट को स्मॉल लेटर से ये रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो स्मॉल लेटर के जो एलिमेंट होते हैं वो उनसे अगर बिलोंग कर रहे हैं तो एक सिंबल आता है एप्सिलॉन, जिसको पढ़ा जाता है ए। अगर स्मॉल लेटर का ए मैंने पूछ दिया कि ए बिलोंग्स टू ए कैपिटल ए, अगर वो उसके अंदर एलिमेंट है तो आप उसे बोलते हो यस और नो।
तो ये आपको हो गया। उसके बाद हमको सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए ये जो दो अलग अलग मेथड होते हैं, सेट बिल्टर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, तो इसको ऐसे लिखा जाता है। सेट बिल्टर में हम स्टेटमेंट लिखेंगे, रोस्टर में हम क्या लिखेंगे, ये सारी चीजें लिखेंगे। मतलब कोई भी नंबर आपने लिख दिया, अब वो इसके एलिमेंट, इस ए के ये सभी के सभी एलिमेंट है तो या बिलोंग्स करते हैं, ये दोनों बातें आप लिख सकते हैं। तो ये आपके पास हो गया। अब आइए हम लोग शुरू करते हैं पहली एक्सरसाइज। ठीक है, पहली एक्सरसाइज में क्या दिया गया है उसको अब हम लोग देखते हैं। चलिए आइए एक्सरसाइज 1.1। इसमें आपको दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट जस्टिफाई योर आंसर। तो इसे मैं ओरली ही आपसे डिस्कस कर ले रहा हूं कि इसमें दिया द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर जे। अब देखो मैंने कहा एक सिंपल सा तरीका कि ऐसे क्वेश्चन को आप सेट कह सकते हैं, समझ सकते हैं जिनका आंसर सबके लिए एक हो, सेट कह देंगे। और अगर बच्चे आपको पता है कि वो वेल डिफाइंड होगा, और ऐसे कोई क्वेश्चन जिनके आंसर बच्चे डिफरेंट हो और उनको आप क्या कह सकते हैं। तो यहां आपको लिखा है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ अ ईयर। ईयर में कुल कितने मंथ होते हैं आप अच्छे से जानते हैं, 12 मंथ होते हैं। और लिखा है विथ लेटर जे, जे से स्टार्ट होने वाले। तो जितने भी बच्चे जानते हैं कि 12 मंथ होते हैं तो जे से स्टार्ट वाले कौन, जनवरी हो गया आपका, ठीक है। और यहां से मार्च अप्रैल नहीं होगा, मई नहीं होगा, जून होगा, जुलाई होगा। अब यही 3 आपके मंथ हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं। तो ये क्या होगा, एक सेट होगा। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। 10 मोस्ट टैलेंटेड बच्चे, इसका जवाब जो है सबके लिए डिफरेंट हो सकता है। आप देखिए 10 लिखा है टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। अभी तो इंडिया कंटिन्यू चल ही रही है, राइटर्स हमारे अभी आ ही रहे हैं, ठीक है। तो वो और भी टैलेंटेड आ जाएंगे, तो ये चीजें फिक्स नहीं है, ठीक है। तो यहां पे आप इनको सेट बिल्कुल नहीं कहेंगे। द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड। आप भी लगभग क्रिकेट के शौकीन होंगे और आपको अच्छे से पता है कि जो आपने दिया है टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, तो आप देखते हो सचिन तेंदुलकर ने अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 बनाई, उसमें डिफरेंट लोग रहेंगे। और माली रिकी पोंटिंग ने बनाई, वो अलग रहेंगे। तो उन लोगों के थॉट एक जैसे नहीं है, मतलब कि ये तो सेट होने वाला नहीं है। कलेक्शन जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है। अ टीम ऑफ 11 ये तो हो चुका। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। ऑल बॉयज इन योर क्लास, आपकी क्लास फिक्स होगी। अब ये नहीं कि न्यू एडमिशंस वाली बात नहीं की जा रही है, आपकी क्लास फिक्स है, उसमें कितने नंबर ऑफ बॉयज हैं वो फिक्स हैं, वो सब बताएंगे। पूछा जाता है कि बच्चे आज कितने लोग प्रेजेंट हो, तो आप बता देते हो पार्टिकुलर इतने लोग प्रेजेंट हो, तो ये चीजें फिक्स हैं, तो ये कलेक्शन होगा, मतलब सेट होगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, तो 100 से कम सभी को पता है कि ऑल नेचुरल नंबर पूछा है 1 से लेकर 99 तक। द कलेक्शन ऑफ नॉवल रिटन बाय द मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद की बात की गई है। तो अगर हम बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद की, तो मुंशी प्रेमचंद आपको अच्छे से पता है कि ये जो है राइटर काफ़ी पहले अपनी सारी चीज़ें, मतलब जो भी उन्होंने, उनकी पोएम्स रही होगी, पोएट्री रही होगी, और उनके जो है बहुत सारी स्टोरी रही है, नॉवेल्स रहे हैं, वो सब वो लिख के, वो अब है नहीं इस दुनिया में, तो वो जितने उन्होंने लिख दिया वो चीज़ें फिक्स हैं, वो उसमें इंक्रीज नहीं होना है। तो वो जब फिक्स हो गया तो आप जानते होंगे कि अगर पूछा जाए तो आप बता सकते हो बहुत सारे नॉवेल्स हैं, गोदान है, गबन है, ठीक है, निर्मला है, रंगभूमि है, तो ये बहुत सारी चीज़ें वो फिक्स हो चुकी हैं। तो ये तो कलेक्शन होगा ही होगा, क्योंकि वो अब लिखने वाले नहीं हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, ये आपका सेट होगा। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, फिक्स है, ये बदलने वाला नहीं है। इन दिस चैप्टर ये फिक्स है। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब आप पूछते हैं किसी दूसरे से, अच्छा बताओ तुमको किससे डर लगता है, उसके लिए डेंजरस होगा, तो कोई बोलेगा डॉग, कोई एलिफेंट, ठीक है, कोई बोलेगा स्नैक, तो सबके लिए डिफरेंट आंसर आ रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये सेट नहीं होगा, ठीक है। कलेक्शन तो है लेकिन वेल डिफाइंड नहीं है। कलेक्शन तो आपको पता है कि किसी भी चीज का आप कलेक्शन कर सकते हो, लेकिन जो कलेक्शन वेल डिफाइंड हो उसी को आप सेट कहते हो। चलो ये तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ये ओरली ही सॉल्व हो सकता था। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया हुआ है कि लेट ए एक आपको सेट दिया है। देखिए मैंने इस लेटर ए को कैपिटल लिखा है और 1 2 3
4 5 6। ये इनके क्या कहलाते हैं बच्चे? एलिमेंट कहलाते हैं। ये सेट है तो उसके ये क्या है? एलिमेंट है। अब हम अगर बात करते हैं तो इसमें आपको दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 5a, सेकंड आपसे पूछ रहा है 8a, थर्ड आपसे कह रहा है कि 0a, सब में फिल करना है, 4a, 2a, 10a। इसमें आपको कह रहा है कि एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू आर नॉट बिलोंग्स टू, आपको ये सिंबल फिल करने। तो आपने अभी सीखा कि जो एलिमेंट इसके अंदर होंगे वो बिलोंग्स करते हैं और जो एलिमेंट इसके अंदर, इस सेट के अंदर नहीं होंगे वो नॉट बिलोंग्स। तो 5 इसके अंदर है मतलब बिलोंग्स टू ए, 8 इसके अंदर नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू 8, 0 इसके अंदर नहीं है, नॉट बिलोंग्स, 4 इसके अंदर है तो ये बच्चे क्या होगा? बिलोंग्स टू हो जाएगा, 2 बिलोंग्स टू, 10 नॉट बिलोंग्स टू। तो ये आपके पास जो है दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2। और इसमें आपको देखो, ये एक चीज तो बताना भूल ही गया था, हमेशा कर्ली ब्रैकेट में इनको लिखा जाता है, ठीक है, ये कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है, सेट कभी भी कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है, ये स्किप कर गया था। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम 3 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो क्या है वो देखिए। लिखा है कि राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। तो आपको अच्छे से पता है बच्चे, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म को हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। और रोस्टर फॉर्म का मतलब ये हो गया कि आप उनके अंदर एलिमेंट को आप बताएंगे, टेबुलर फॉर्म में बताएंगे। और ये दिया हुआ है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, मतलब आपका क्वेश्चन किस फॉर्म में होगा? 2 ही फॉर्म होता है, सेट बिल्टर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। अगर हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है रोस्टर में तो 100% आपका क्वेश्चन किस में होगा? तो सेट बिल्डर में। तो आप देखिए दिया हुआ है a इज इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स इज एन इंटीजर, आपके पास है इंटीजर एंड -3 और यहां से हो जाएगा यक्स लेस देन 7। तो आपसे क्या कह रहा है बच्चे? इंटीजर की बात की जा रही है और इंटीजर आप जानते हैं माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट के बीच के सभी नंबरों को हम क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं। तो यहां कह रहा है कि यक्स सच दैट यक्स इज एन इंटीजर, यक्स जो होगा एक इंटीजर होगा और उस यक्स की पूरी लिमिट दे दी गई है कि -3 से बड़ा और 7 से कम। तो ए के अंदर एलिमेंट कौन कौन से होंगे? -3 से ग्रेटर लिखा हुआ है तो -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यूज नहीं होगा, -3 यूज नहीं होगा। मैंने इस सेट बिल्डर को किस में रख दिया? टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में मैंने लिख दिया। अब आइए इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं कि इसने क्या कहा है। तो लिखा हुआ है b इज इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स इज अ नेचुरल नंबर, इज अ नेचुरल नंबर। ये आपसे कह रहा है नेचुरल नंबर और यहां कह रहा है लेस देन 6, लेस देन 6। अब आपको पता है कि मुझे क्या लिखना है? नेचुरल नंबर को लिखना है जो कि क्या हो? 6 से छोटा हो। तो इसी b को जब आप रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा लेस देन 6। और नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होता है बच्चे? तो 1 से होता है। तो ये हो जाएगा आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, लेस देन 6 मतलब 5 ही तक यूज होगा। तो ये आपको दिया गया है। अब वैसे ही अगर हम बात करते हैं कि थर्ड क्वेश्चन आपको जो दिया है वो क्या है, तो थर्ड क्वेश्चन जो है मैं लिखूंगा नहीं, मैं पढ़ रहा हूं। लिखा है कि यक्स सच दैट यक्स इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर। वो क्या है बच्चे? 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है और सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। पहले आपको क्वेश्चन में दिया है C एक सेट है और जिसके अंदर आपको स्टेटमेंट दिया है, आपको सेट बिल्डर फॉर्म दिया है कि यक्स सच दैट यक्स इज अ 2 डिजिट नंबर, सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, 2 डिजिट का नंबर है।
और जिनका सम होगा वो कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो 2 डिजिट स्टार्ट होगा आपके 10 के बाद ही, तो 10 के बाद पहला वो नंबर आपके पास आएगा 17। 17 2 डिजिट का नंबर है और जिसके डिजिट का सम 8 आ रहा है, 7 और 1 8। अगला नंबर, एक में बच्चे माइनस करो, दूसरे में प्लस करो। 26, फिर 35, फिर बच्चे 44। अब इसी के बाद ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, 53 और यहाँ हो जाएगा 62 और ये हो जाएगा 71। ये सभी नंबर जो है आपके क्या है, 2 डिजिट के हैं और डिजिट का सम कितना आ रहा है, 8। एक और नंबर इसके बाद ऐड होगा, वो होगा 80, 2 डिजिट का। अब यहाँ पे 80 है लेकिन आगे 08 नहीं है, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि 08 में 0 को कैलकुलेट तो करेंगे नहीं और ये 8 1 डिजिट में हो जाएगा। तो इतने सारे नंबर क्या है, 2 डिजिट के नंबर हैं और इनके डिजिट का सम जो है वो कितना आ रहा है बच्चे, वो आ रहा है आपका 8। तो ये था आपका सी। वैसे ही आपको दिया हुआ है डी, ठीक है, प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। हम थर्ड क्वेश्चन को ही डिस्कस कर रहे हैं और थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया गया है उसको हम देख रहे हैं। थर्ड के डी को उसने लिखा है कि x such that x is a prime number which is divisor of 60, मतलब वो डिवाइजर है 60 का डिवाइजर है। और इस क्वेश्चन में कहा है कि प्राइम नंबर होने चाहिए। तो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, फिर 3, फिर 5। इसके बाद कोई ऐसा प्राइम नंबर नहीं आएगा जो इसको डिवाइड करे, ठीक है। इसके बाद जो भी आएंगे वो कंपोजिट नंबर ही आएंगे, प्राइम नंबर नहीं आने वाला है। तो ये होगा 2, 3, 5। डी के बाद आपको एक 5वां इसका क्वेश्चन दिया, ये 4th पार्ट था, ये 5th पार्ट है। ई इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब देखो ऑल लेटर लिखा है और ट्रिग्नोमेट्री लिखा हुआ है, तो ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी अल्फाबेट हैं उनको आप लिखेंगे, लेकिन रिपीटेशन नॉट अलाउड। रिपीटेशन जो होता है उनको नहीं हम लिखते हैं, हम वही अल्फाबेट यूज करेंगे जो इसमें दिया गया है। रिपीट होने वाले जैसे टी हो गया, आर हो गया, आई हो गया, जी हो गया, ओ हो गया, एन हो गया, फिर ओ आ रहा है तो ओ नहीं लिखेंगे, फिर यम आ गया, फिर ई आ गया, फिर टी आ रहा है तो टी नहीं लिखेंगे, आर आ रहा है नहीं लिखेंगे, वाई। इन वर्ड से बच्चे ट्रिग्नोमेट्री आपकी बनी है। अब इसी में कोई रिपीट हुआ होगा, कोई नहीं हुआ होगा, तो जो आपको दिया जाता है उसमें से सिर्फ हम इन्हीं वर्ड्स को लिखते हैं। इसके बाद आपको दिया है 6 बेटर, तो ये हो जाएगा एफ है और बेटर तो बी ई, तो ये हो जाएगा बी, फिर ई, फिर टी, फिर ई आई गया तो आर, ये बेटर, ठीक है। तो बेटर में बच्चे आपको पता है ई रिपीट हुआ है, टी रिपीट हुआ, इनको नहीं लिखेंगे। तो ये जो हमने क्या देखा बच्चे, हमने देखा बच्चे सेट बिल्टर फॉर्म को बच्चे हम किस में लिखते हैं, रोस्टर। अब यही चीज आप अगले क्वेश्चन के लिए उल्टा कर देंगे। क्या चेंज करने वाले हैं, तो आपको बच्चे दिया गया होगा ये हमने सेट बिल्टर को रोस्टर में लिखा तो रोस्टर दिया जाएगा। जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास 3, 6, 9, 12। कोई भी बच्चे, अभी इस क्वेश्चन को तो मैंने डिस्कस कर ही लिया। यहां देखो एंसो ऑन नहीं लिखा है, इसलिए जो मैंने आपको पहला एग्जाम्पल ऐसे बताया था सेट बिल्टर और रोस्टर में, उसमें देखिएगा मैंने डैश 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 लगाया था। वो डैश डैश का भी रोल होता है। यहां एलिमेंट एकदम फिक्स है, तो आप जब इनको लिखेंगे, ठीक है, सेट बिल्टर फॉर्म में, तो आपको एलिमेंट फिक्स करना होगा कि कोई भी बच्चा इससे एक आगे ना जा पाए, एक पहले ना रुक जाए। तो इसे हम कैसे करने वाले हैं, तो ये देखिए आप लिखोगे क्या, इसको लिखोगे यक्स सच दैट यक्स इज इक्वल टू, अब इनकी जो क्राइटेरिया है क्या है, 3, 6, 9, 12, 3 का टेबल है तो 3, और यहाँ 0 तो है नहीं तो 3n लिख दीजिए। और ये n आपने लिखा तो यहाँ पे आपको कंडीशन देनी पड़ेगी कि ये जो n है वो बिलोंग करेगा कैपिटल n से। अब मैं होल नंबर अगर लिख देता, अगर 0 होता यहाँ पे तो w लिखता, w नहीं लिखा हूं, यहाँ n लिखा हूं, इसका मतलब n जो है वो आपका नेचुरल नंबर है और ये रिप्रेजेंट होगा किससे, तो आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 4।
और यहाँ पे कंडीशन आपको देनी पड़ेगी। रीजन है क्योंकि आपको एंड सो ऑन नहीं दिया है, तो यहाँ पे आपको क्या देना होगा, तो n जो होगा ये आपका 1 से बड़ा होगा और बराबर होगा। मैंने इक्वल टू का भी साइन दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो है 1 से बड़ा और बराबर n होगा, और कहाँ से छोटा होगा, तो मैंने ये इक्वल टू का अगर साइन दे दिया है तो, या अगर ये साइन नहीं देता हूँ, ये अगर साइन दिया सिंगल सा मतलब लेस देन का, तो लेस देन में लिख दूंगा 5, और अगर इक्वल टू का साइन लगा दिया तो यहाँ लिख दूंगा बच्चे कि 4 के बराबर और 4 से छोटा। अब इसको जो भी सॉल्व करेगा बच्चे, तो वो वैल्यू कौन कौन सी मैंने कंडीशन दे दी है उसके लिए, वो वही वैल्यू ले सकता है। तो यहाँ n की वैल्यू 1 से बड़ी, मतलब पहला नंबर 1 से बड़ी और इक्वल है, तो 2 3 4 के बाद कोई कंडीशन नहीं दिया हूँ, ये 12 पे जाके खत्म भी है। तो ये होता है आपका, ठीक है, सेट बिल्टर फॉर्म में, और ये आपका रोस्टर फॉर्म में आपका क्वेश्चन है। अगर हम बात करते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की, आपको लिखा है 2 4 6 8 16 एंड 32, यहां भी लॉक है, मतलब अंशवान होता तो कोई कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं, आप लिख देते, लेकिन यहां पे जो है आपके पास क्या लिखना होगा, x सच दैट x इज इक्वल टू 2 पे पावर n। यहां देखो 2 पे पावर क्यों मेरे दिमाग में आया है, आप देखो ना, ये 2 का स्क्वायर है, 2 6 है, मैंने ये क्वेश्चन गलत लिखा था, 2 है 4 है, 2 पे पावर 3 आप लिखोगे तो 8 होगा, 2 पे पावर 4 लिखोगे तो ये होगा, और ये। अब यहाँ जो मेरा n है, यहाँ भी वही बात लिखेंगे, क्या लिखेंगे, n जो है एलिमेंट है कैपिटल N, या n बिलोंग्स टू कैपिटल N, और इस n की जो वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी, 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 रखेंगे तभी 2 आएगा, और कौन सी वैल्यू रखेंगे, तो ये आपको इक्वल का सिंबल लगा दिया हूं, तो 2 पे पावर 5, मतलब ये हो जाएगा आपके पास n की वैल्यू 5 जो होती है, ये 2 पे पावर 5 32 होता है। तो यहाँ ये ऐसे ही लिखे जाएंगे, आपको लिखना होगा x सच दैट x 3n, और ये सारी चीजें यहाँ पे x सच दैट x 2 टू द पावर n, और ये सारी चीजें आप लिखेंगे। इसके बाद आप देखते हैं इसके थर्ड पार्ट में, तो आप देखिए 5 है तो 25 है 5 पे पावर 2, 125 है 5 पे पावर 3, और 625 है, तो ये सेम क्वेश्चन है, और बस आपको यहां लिखना होगा x सच दैट x इज इक्वल टू 5 टू द पावर n, और ये n जो है वो बिलोंग्स करेगा कैपिटल N से, नेचुरल नंबर से, और n की जो वैल्यू होगी वो 1 से बड़ी होगी, और कहाँ तक जाएगी, तो 1 पावर पे ये आएगा, 2 पावर पे, 3 पावर पे, 4 पावर पे, तो 4 पावर तक। और ये देखिए सभी हमेशा कर्ली ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये थर्ड क्वेश्चन था। इसका फोर्थ जो है वो देखिए क्या है, 2 4 6। अब यहाँ पे बच्चे देखो एंसो आन तक दिया है, मतलब इसकी जो लिमिट है वो मुझे क्लासिफाई करने की अब जरूरत नहीं है, अब जो भी होगा लिख दिया जाएगा। तो यहाँ आप लिख सकते हो x सच दैट x ऑल, ठीक है, ये कौन से नंबर है, तो इवन नंबर हैं, ऑल इवन नंबर्स। यहां कोई क्राइटेरिया आपको नहीं देनी है, ऑल इवन नंबर, तो आप बोलोगे 2 4 6 एंड सो ऑन है, तो 8 भी कोई लिख दिया, 10 भी कोई लिख दिया, तो ये सारी बातें बच्चे जो है आप लिख सकते हैं, यहां कोई दिक्कत नहीं है। आपको लिखा है 1 4 9 डैश 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 100, यहां आपको देखो 100 पे लॉक कर दिया गया, आगे नहीं बढ़ना है, मतलब इसकी कंडीशन को आप लिख सकते हो x सच दैट x, ये है क्या, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो 1 2 3 ये नंबर आपके बदल रहे हैं लेकिन स्क्वायर नहीं बदल रहा है, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर। n का स्क्वायर क्या हूं, n की वैल्यू में क्या लूंगा, तो n बिलोंग्स टू कैपिटल N, मतलब ये कैपिटल N से बिलोंग कर रहा है, मतलब नेचुरल नंबर से, तो नेचुरल नंबर 1 होता है तो 1 का स्क्वायर 1, नेचुरल नंबर दूसरा 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, ऐसे ऐसे 10 तक ही जाना है। तो ये जो है आपका स्मॉल n जो है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, तो आप देख सकते हैं 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है, तो ये आपका जो है कंडीशन इसकी हो जाएगी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब इसके बाद लिखा है लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब आपने ये आज की जो भी बातें थी वो सब सीख लिया, आपको जो बताया गया था, जो इंट्रोडक्शन में बताया गया था वो सभी चीजें आपने देख लिया, ठीक है। सेट कहते किसको है, पहला क्वेश्चन था।
कोई एलिमेंट बिलोंग्स करता है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरे क्वेश्चन में आपने बच्चे आपको दिया गया था सेट बिल्टर, उसको रोस्टर में लिखा, रोस्टर दिया था सेट बिल्टर में लिखा। यहां तक ही ये आपका इंट्रोडक्शन में था, मतलब ये पढ़ लिए। उसके आगे भी क्वेश्चन बनाए हैं, लेकिन ये नहीं है कि जो हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था उसका यूजेस करना आपने देख लिया इन पहले 4 क्वेश्चनों में। तो आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है 5वें क्वेश्चन में। यहां लिखा लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो यहां पहला कह रहा है कि यक्स सच दैट यक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। अब मैंने आपसे पूछा कि तुम बताओ ये हमारा क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया है, तो ये तुम्हारा सेट बिल्टर फॉर्म में दिया है। और सेट बिल्टर को तुम ये लिखना जानते हो कि उसके टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो यहां इसमें लिखा है ऑल द एलिमेंट को बताना, इनके एलिमेंट को बताना। तो एन ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 7 डैश डैश डैश, क्योंकि कोई लिमिट हमारे पास नहीं है। यहां देखो आपसे कह रहा है कि ये आपके पास इंटीजर हैं, और यहां से सेकंड क्वेश्चन बी में कह रहा है कि ये यक्स सच दैट यक्स इज एन इंटीजर, इंटीजर दिया है। जबकि क्वेश्चन की जो कंडीशन आपको दी गई है वो दी गई है रेशनल में, यक्स जो है ये आपको दे दिया है, रेशनल में दिया है। तो सबसे पहले बच्चे देखो इंटीजर हम जानते हैं, इंटीजर क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट के बीच के सभी होल नंबर, ये आपको रेशनल दिया है। इसको रिप्रेजेंट करोगे तो -0.5 डेसिमल में, आपको समझने के लिए बता रहा हूं, और ये हो जाएगा 4.5। हमको क्या लिखना था, हमको लिखना था, इसका नाम दिया हुआ है, इस सेट का नाम है बी। तो बी के जो एलिमेंट होने वाले हैं वो -0.5 से बड़ा, इससे बड़ा नंबर कौन सा होगा, तो 0 होना है, और ये 1 होना है, 2 होना है, 3 होना है, सॉरी 4 होना है। बस 4.5 से छोटा, 4.5 से छोटा होल नंबर 4 होगा, और 0.5 से बड़ा आपका जो है होल नंबर कौन सा होगा, 0 होगा। तो ये आपको समझने के लिए कि इनके बीच में यही नंबर होंगे। तो आप इन सभी क्वेश्चनों को बच्चे आप देखिए कर सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन सी को मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ सी में कुछ कहा है ऐसे कि यक्स सच दैट यक्स इज एन इंटीजर, ये भी इंटीजर ही होगा। तो इंटीजर आपको पता है, और यक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4। तो अब इंटीजर की बात की जा रही है, तो सी में कौन कौन से एलिमेंट होंगे बच्चे, तो सी में एलिमेंट होंगे, आपको पता है इक्वल भी है 4 के, तो ये हो जाएगा। आपको सभी एलिमेंट की बात करें तो -2, भाई यक्स की वैल्यू अगर आप निकालोगे, यहाँ देखो यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर 4 कर रहे हो तो यक्स रूट में 4, और इसकी वैल्यू होती है +-2, मतलब -2 से लेके +2 के बीच का सभी नंबर हो सकता है। तो इनमें नंबर होंगे कौन, -2 होगा, -1 होगा, 0 1 और 2 तो मैंने लिखा ही है। तो ये आपके क्या हो गए, ये नंबर हो गए इसके अंदर ये। तो ये आप क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद के सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। और 6 में तो आपको दिया हुआ है मैच करना है, तो सबसे आसान आपको दिख रहा हो मैथमेटिक्स, और इधर अल्फाबेट लिखा है तो तीसरे का डी हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं 1 2 3 6, तो ये आप देख रहे हैं, तो 1 2 3 6 जो है वो डिवाइजर ऑफ 6 लिखा हुआ है, ठीक है। और पहले इसलिए नहीं सोच सकते क्योंकि पहले वाले ऑप्शन में लिखा है प्राइम नंबर, तो वो बच्चे दूसरे का होगा, तो पहले का सी हो जाएगा, सेकंड का बच्चे ए हो जाएगा, और थर्ड का डी हो जाएगा, तो एक तो आपके पास बच गया। तो ये आज हमने शुरू किया था चैप्टर 1, ठीक है, क्लास 11th का। तो आप लोग बच्चे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, जिससे कि जितने लोगों को ज़रूरत हो उन सबके पास ये वीडियो पहुंच जाए। थैंक यू।